हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी फॉर बिहार पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो होगा संविधान सभा के ऊपर। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि कैसे भारत में संविधान का विकास हुआ था, संवैधानिक विकास हमने देखा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियोस अभी तक नहीं देखे हो तो जरूर देखें। साथ ही सीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि संविधान सभा क्या है। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसने दिया था? तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज विधेयक कौन लाया था? तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक का यह विधेयक था। कौन सा? स्वराज विधेयक। इसी में संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम देखने को मिलता है। और 1992 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। ठीक है, इसमें हम बाहर का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 1992 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। ठीक है, यह कहना था महात्मा गांधी का। फिर उसके बाद जैसे ही यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अब यह डिसाइड हो गया है कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होगा। तो उसी प्रक्रिया में कैसे होगा वह संविधान का निर्माण? संविधान सभा चाहिए, क्या मेंबर्स होंगे, कौन कौन होंगे, कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंसी से, रियासतों से, देशी रियासतों से। ऐसे ऐसे कई काम थे जो निरंतर प्रक्रिया में चल रहे थे। उसी कड़ी में मोतीलाल नेहरू आते हैं 1924 में और वह संविधान सभा की मांग कहाँ करते हैं? ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते हैं। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि हमें हमारे संविधान निर्माण के लिए क्या चाहिए? एक संविधान सभा चाहिए। और यह मांग वह कब रखते हैं? ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1924 में। और यह सब प्रयास चल रहे थे, लेकिन संविधान सभा के विचार को एक मूर्त रूप नहीं मिल रहा था, एक वास्तविक रूप नहीं मिल रहा था। और इसी की बात हो रही थी कि ठीक है, हमें संविधान बनाना है, उसके लिए हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, लेकिन वह वास्तव में ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पा रहा था वह विचार। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो वह थे एम.एन. रॉय। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार को किसने प्रतिपादित किया? तो एम.एन. रॉय ने प्रतिपादित किया। और एम.एन. रॉय ने, ठीक है, इसे यह विचार लाया कि अब संविधान सभा होगी। और यह विचार उन्होंने औपचारिक रूप से रखा था। ठीक है, लेकिन अब इस विचार को भी पॉपुलराइज्ड करना था, तो इसे पॉपुलराइज्ड करने और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखिए कि कैसे यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कब से चल रही है? चले ही आ रही है। हम देखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हमारे लिए हमारे जो संविधान सभा होगी या संविधान होगा उसका निर्माण भारतीय ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? 1947 में। तो यह प्रक्रिया निरंतर लंबे समय तक चलती रहती है, बातें होती रहती है, लेकिन एक वास्तव में यह ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाता है। इसे आने में बहुत टाइम हो जाता है और फाइनली 1947 में हमें जाके आजादी मिलती है। ठीक है, और तब तक यानी कि हम देखते हैं कि जैसे कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ। तो वह 2 वर्ष भी कब के थे? 1947 1946 के बाद का टाइम था। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ बातें हो रही, यहाँ पे वास्तव में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे विचार प्रतिपादित किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि छोटा छोटा ये जो छोटा छोटा प्रयास है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, नेशनल लीडर्स का, ठीक है, यही बाद में जाके फिर हमें आजादी दिलाता है। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय, ठीक है, हमने देख लिया। और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और समय समय पर कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। हम देखते हैं कि कांग्रेस का गठन होता है और कांग्रेस प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन करती है। ठीक है, अपनी मीटिंग्स करती है देश के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर। और वह क्या करती है कि संविधान सभा की मांग को उठाती रहते हैं अपने अधिवेशन में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन को स्पष्ट स्वीकार किया गया। अब 1922 महात्मा गांधी कहाँ 1922 में बात कर रहे हैं और कब? 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के विचार को
स्वीकार किया गया कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे ताकि तुम लोग अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सको। तो अंग्रेज हमें अभी भी उलझा रहे हैं अपनी बातों में। वह टाइम टाइम पर ऐसे कुछ प्रावधान ले आते कि ठीक है, लॉलीपॉप दे देते कि हम आपके भले के लिए सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या होता है कि 1942 में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कब 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसे व्यवहारिक स्वरूप मिलता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वह भी भारतीयों को लॉलीपॉप देकर चले जाता है कि ठीक है, बातें बना के गोल गोल घुमा के। लेकिन फिर क्या होता है कि 1946 में क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम भारतीय मानने वाले नहीं है। जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, वह क्या कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें चाहिए। तो 1946 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं और वह क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे संविधान सभा के प्रस्ताव को हम व्यवहारिक रूप से मान लेते हैं, ठीक है। और संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई थी, केंद्र और प्रांत में, ठीक है। और विधानसभाएं कार्य कर रही थी, प्रांतीय विधानसभाएं। तो इन्हीं सदस्यों के द्वारा क्या हुआ कि जो संविधान सभा का निर्वाचन होना था, क्यों, क्योंकि संविधान सभा में जो भी मेंबर्स होंगे वो भी निर्वाचित होकर आएंगे। निर्वाचन मतलब यह नहीं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तो ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। प्रत्यक्ष प्रणाली वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया। यह ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन था वह प्रणाली वयस्क मताधिकार पर बेस्ड नहीं थी, ठीक है। इसे किसने सिलेक्ट किया था, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, कोई वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान मिला। तो क्या कहा गया कि 10 लाख के स्थान पर एक प्रांत को एक सीट दी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। और यह जो प्रांत में हमने देखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान मिला, उसमें भी इन्होंने क्या करा कि 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। और किस बेसिस पे, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। तो यह 3 समुदाय कौन कौन से थे, साधारण मुस्लिम और सिख समुदाय। साधारण मुस्लिम और सिख समुदाय को क्या बोला गया कि तुम्हारे जनसंख्या के अनुपात में तुमको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, कहाँ पे, संविधान सभा में, ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा में 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से, और 4 कहाँ से आते हैं, चीफ कमिश्नरीज से। तो यह चीफ कमिश्नरीज ये भी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के ही अधीन थी, ठीक है। और 292 सदस्य डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, ब्रिटिश भारत से, जहाँ पे ब्रिटिश भारत का डायरेक्ट रूल है ब्रिटिशर्स का, ओके। 11 प्रांतों से, तो अलग अलग प्रांतों में देश बटा था, ऐसे 11 प्रांतों से 11 सदस्य कहाँ आते हैं, प्रांतों से आते हैं। 93 सदस्य आते हैं देसी रियासतों यानी कि राज्य रजवाड़ों से, ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा में कितने मेंबर्स रहते हैं, 389। याद रखिएगा, इसमें वो मेंबर्स भी है जो आज के वर्तमान पाकिस्तान जो एरिया आता है और वहां से आए थे, ठीक है। तो वह सदस्य भी है, लेकिन एक टाइम के बाद चूंकि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, फिर यह सदस्य संख्या घटती है और इसमें सिर्फ भारतीय सदस्य ही शेष रह जाते हैं। जो यह 389 सदस्य थे, इनमें 15 महिलाएं भी शामिल थे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के निर्वाचन में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो वह 15 महिलाएं थी, ठीक है। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब क्या होता है कि ठीक है, संविधान सभा, इसके सदस्य डिसाइड हो गए कि 389। अब क्या होता है कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसके सारे मेंबर्स अब निर्वाचित हो चुके हैं। अब इनका काम है कि बैठकें की जाए और संविधान निर्माण कैसे होगा इस पर बात की जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन क्या होता है कि मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती, ठीक है। क्यों नहीं लेती मुस्लिम लीग भाग इसमें, क्योंकि वह एक अलग पाकिस्तान, एक अलग देश की बात करते हैं जो भारत से अलग होकर बनेगा, ठीक है। 3 जून 1947 के विभाजन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाने के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि
यहाँ तक आते आते अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग यहाँ पर संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं ले रही। साथ ही वे लीडर्स जो अलग पाकिस्तान चाहते थे, एक अलग देश चाहते थे, अब क्या करा कि कंडीशंस कुछ ऐसे उलझ चुकी थी कि पाकिस्तान को अलग होना ही था, एक अलग देश भारत से अलग होकर बनना ही था। तो फाइनली अब 3 जून 1947 को एक विभाजन योजना आती है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि भारत से अलग करके एक देश बनाया जाएगा और उसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, और अब क्या हुआ कि यह योजना तो आ गई। अब संविधान सभा में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वे सदस्य भी शामिल थे 389 में जो वर्तमान पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान अलग होना है भारत से, तो संविधान सभा के जो मेंबर्स है जो वहां से बिलोंग करते हैं उनको भी इनसे बाहर करना है। इसके बाद इनको बाहर करने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह जाती है? 299, यानी कि 299, और पहले कितनी थी? 389। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा की बैठक फिर कब, पहली बैठक कब होती है? 1946 को। 1946 में कब? 9 ऑफ दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946। फिर 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिनों के बाद ही संविधान सभा की बैठक होती है, और इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। अब चूंकि संविधान सभा का निर्माण हो चुका है, संविधान निर्माण करना है, इसके लिए संविधान सभा की निरंतर बैठकें हो रही है ना। तो क्या होता है कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव सभा में रखते हैं, जो कि कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। अब यह कब रखते हैं? 13 दिसंबर को। 22 जनवरी तक इस पे विचार विमर्श होता है उद्देश्य प्रस्ताव पर, और फाइनली 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसे स्वीकार कर लेती है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई है, और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, हम उसे बोल सकते हैं कि जो भी संविधान में अंदर दिया गया है, उसका अगर सारांश देखा जाए, उसका मूल देखा जाए, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखा जाए, तो वह कौन है? प्रस्तावना। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ही भारत की पहली संसद अर्थात विधायिका भी बन गई। ठीक है, अभी तक यह संविधान सभा ने क्या करा कि संविधान का निर्माण किया। ठीक है, और स्वतंत्रता जैसे ही हमको मिली 15 अगस्त 1947, उसके बाद यही संविधान सभा ने 2 कार्य करे। क्या कि भारत की पहली संसद बन गई, और अर्थात या विधायिका भी बन गई। विधायिका यानी कि वही जो कानून निर्माण करे। ठीक है, तो संविधान सभा ही भारत की पहली संसद थी। संविधान सभा के लिए महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जैसे ही संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाए, उसके बाद संविधान सभा को तुरंत ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वही संविधान सभा संसद का रूप ले लेती है। संविधान सभा के तौर पर इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और विधायिका के तौर पर कौन इसकी अध्यक्षता करता था? तो वह थे आपके जीवी मावलंकर। तो अब होता क्या था कि वही संविधान सभा तो है ही। ठीक है, संविधान निर्माण का कार्य लगातार प्रगति पर है, क्योंकि अभी सिर्फ हमको आजादी मिली है, अभी हमारा संविधान निर्माण संपूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आजादी मिली वैसे ही संविधान सभा दूसरा कार्य भी करने लगी। कौन सा? संसद यानी विधायिका का कार्य। तो जब संविधान सभा होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यह विधायिका के रोल में आ जाती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपने अंतिम बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो फाइनली कब? 24 जनवरी 1950, 24 ऑफ जनवरी 1950 को क्या होता है कि संविधान की अंतिम बैठक होती है। ध्यान रखिए, संविधान की पहली बैठक कब होती है?
तो 9th ऑफ दिसंबर 1946 एंड लास्ट बैठक 24th ऑफ जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। और अंतिम बैठक में ही संविधान सभा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुनती है। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री तो जैसे हम सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या है आगे हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण मेंबर थे और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारत के इतिहास में, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत काम किए, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि जो संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को क्या करना था कि पारित करो इसे संसद में और इसे वैधानिक रूप दिया जाए। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। तो ध्यान रखिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें, ठीक है। और संविधान कुल कितने टाइम में बना? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संपूर्ण संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन यह नहीं कि वह स्थायी हो गया है। उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, समय के साथ साथ संशोधन होते रहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों? 60 देशों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ, ठीक है। तो कहाँ से? 60 देशों का संविधान हमारे मेंबर्स ने पढ़ा। कितने मेंबर्स? 299, यानी कि अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 300 मेंबर्स ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। उसके बाद भारत का संविधान बना। इसलिए हमारा संविधान हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ सभी देशों के संविधान का अवलोकन करने के साथ साथ वहाँ जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर उनमें कुछ चेंजेस करके भारत के संविधान में ली गई है। तो इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और हमारा संविधान इतना बड़ा है कि विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में यह भी देखा था कि सबसे पहले लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में फाइनली संविधान तैयार हो जाता है, ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण के रूप में कार्य किया। तो वही कि संविधान सभा ने जब तक आम चुनाव के बाद नई संसद आती है तब तक उन्होंने अंतरिम संसद का भी कार्य किया। और अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। कब? जब कि ऑफिशियली एक लीगल संसद का अस्तित्व आ गया आम चुनाव के बाद। उसके बाद क्या होता है? अप्रैल 1952 में संविधान सभा यानी कि अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। पहले निर्वाचित सांसदों के साथ मई, ठीक है। तो पहली संसद कब आई थी? मई 1952 में, ठीक है। और इसके सदस्य कैसे थे? निर्वाचित सांसद थे, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इसके सदस्य थे। कोई भी संविधान केवल अपने संविधान सभा के बूते नहीं बनता। तो हमने पढ़ा कि कैसे हमारे देश यानी कि भारत के संविधान का निर्माण होता है। कितने टाइम तक जो सदस्य थे वह विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन करते हैं और वहां से महत्वपूर्ण बातें लाते हैं, हमारे संविधान में रखते हैं और एक विश्व का बृहत्तम संविधान का निर्माण होता है। तो यह सिर्फ संविधान सभा के होने से नहीं बनता, ठीक है। इसके लिए क्या कि इतना लंबा समय हमने अंग्रेजों के अधीन बिताया था, ठीक है। 1857 का विद्रोह होता है, फ्रीडम स्ट्रगल्स होते हैं, विभिन्न समयों पर विभिन्न आंदोलन होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, जिनमें कि देश भावना उजागर होती है लोगों में और वह देश के प्रति अपनी सेवा समर्पित करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या चाहते हैं कि उनका देश आजाद हो। तो ठीक इसी प्रकार की भावनाएं पूरे देश में व्याप्त थी। इसलिए यह सिद्धांत प्रतिपादित हो पाया वास्तव में कि एक संविधान का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में विभिन्न विभिन्न वर्गों के सदस्य थे जिनका एक साथ आना और काम करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक भावना जो कि देशभक्ति की थी वह सभी में थी। इसीलिए यह संविधान
का निर्माण वास्तव में हो पाया, ठीक है। और इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी, ठीक है। एक संविधान सभा सिद्धांतों को, और यह जो संविधान सभा थी वह सिर्फ क्या कर रही थी कि जो सिद्धांत थे उन्हें मूर्त रूप और आकार दे रही थी, ठीक है, जो उसे राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुए थे। यह संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि देश को वह एक संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही कारण है जिसकी वजह से संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि दुनिया के अन्य संविधान जो अभी कागजों में दबकर रह गए हैं, वहीं हमारा संविधान आज के समय में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। भारतीय भारतीय संविधान में स्थान एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता को समायोजित करने हेतु 100 से अधिक संशोधन भी किए गए। अब इसका मतलब क्या होता है कि न केवल हमने संविधान निर्माण करके एक जगह कहीं पे रख दिया, बल्कि उसमें समय के साथ निरंतर जब भी जरूरत होती है तो संशोधन किए जाते हैं। और ऐसे अभी तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, और ऐसे कई संशोधन अपने संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया की कतार में भी है, तो ऐसे संशोधन और भी आगे होने की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो यह इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे संविधान सभा का निर्माण होता है, कैसे संविधान का निर्माण होता है। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहें, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा की समितियां और उनका इम्पोर्टेंस। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC, also subscribe our channel and thank you very much.